हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अमित खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नेम है फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर। तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर यू हैव टू प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल विच इज फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर। उससे क्या होगा, जो मेरे लेक्चर्स हैं, जो भी मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने मैं फिजिक्स के लेके आऊँगा, जिसमें हम सारे टॉपिक्स, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके और देन हायर लेवल तक सारी चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इससे पहले मैंने आपको काइनेमेटिक्स के 3 लेक्चर्स जो मैंने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में आपको पहले से आपको पोस्ट किए हुए हैं, उन तीनों लेक्चर्स में हमने क्या स्टडी किया बच्चों? हमने स्टडी किया अबाउट स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर क्वांटिटीज। हमने काइनेमेटिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, हमने फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में देखा था। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? हमने वेक्टर्स एंड वेक्टर के टाइप्स समझे थे और हमने कुछ लॉज समझे थे वेक्टर एडिशन के। ठीक है, हमने कुछ डिफरेंट वेक्टर्स भी समझे थे लाइक जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड उन पे न्यूमेरिकल्स किए थे। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर स्टडीइंग अबाउट एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इन लास्ट लेक्चर हमने एडिशन ऑफ वेक्टर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट था ग्राफिकल मेथड and second one is mathematical method. So students, ये जो 2 methods हैं, graphical method and mathematical method. In graphical method we studied about triangle law of vector addition. हमने ट्रायंगल लॉ डिस्कस किया था, आपको ध्यान है लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स पार्ट 3 में। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? हमने किया था पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन हमने लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। किसमें डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स? इन ग्राफिकल मेथड। नाउ टुडे इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम। एंड मैथमेटिकल मेथड हम क्या है वो समझेंगे। फार्मूला क्या है वेक्टर एडिशन का, मैथमेटिकल सम का। मैथमेटिकल एडिशन जो मेथड है वेक्टर एडिशन का, उसमें फार्मूला क्या होगा, कैसे एडिशन करते हैं, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इस पर न्यूमेरिकल्स किस टाइप से बनते हैं, वो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों यहाँ पर ये पोर्शन आप लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट मैथमेटिकल मेथड। क्लियर? तो आप फटाफट से इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं अगेन इसको रख करके यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो मैथमेटिकल मेथड हमारा पूरा कंप्लीट होगा वहां पर जाके। क्लियर? तो देखिए मैथमेटिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, अपने स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, उसको बाद में आप नोट्स में कंप्लीट करना। मैथमेटिकल मेथड में बच्चों अगर आप ऐसा कंसीडर करें कि आपने ट्रायंगल लॉ डिस्कस किया था। ट्रायंगल लॉ में क्या था? ट्रायंगल लॉ में था 2 वेक्टर्स PQ गिवन है, दोनों वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में इस टाइप से सेम ऑर्डर में कनेक्ट करें कि फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो जाए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर था, जो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की, वो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। ये हमने देखा था। उसी के बाद हमने पैरेललोग्राम में भी देखा था कि अगर हम 2 वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स से कनेक्ट कर दें, तो जो डायगोनल होता है किसी भी पैरेललोग्राम का, वो किसको शो करता है? वो शो करता है रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन को। सो नाउ स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिकल मेथड में क्या होता है देखिए आप। इन मैथमेटिकल मेथड ऑफ वेक्टर सम, मान लो कि टू वेक्टर्स, वेक्टर p एंड q, ये दोनों वेक्टर्स p का जो हेड है उसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, q के टेल से कनेक्ट किया है, ठीक है। अब यहां ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, p एंड q दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। आपने ट्राइंगल लॉ जो फर्स्ट था उसमें क्या डिस्कस किया था, p एंड q आर टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड बाय टू sides of triangle in which are connected in same order in magnitude and direction. Then the third side represent the resultant vector, direction and magnitude of resultant vector. तो ये जो साइड है इसको मैं दे देता हूँ a, b and c। तो साइड AC जो होगा वो किसको शो करेगी, ये शो करेगी रिजल्टेंट वेक्टर r के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को। पर स्टूडेंट्स यहां आपने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ में r इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। इट इज नॉट अलजेब्रिक सम, इट इज वेक्टर एडिशन। अलजेब्रिक एडिशन में आप 2 + 3 को 5 कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन में 2 + 3 5 नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है वो हम यहां देख रहे हैं मैथमेटिकल मेथड में, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल सम नहीं समझे, लेकिन आप यहां पर जब ये एंगल गिवन है तब इसको डायरेक्टली आप p + q नहीं पुट कर सकते हैं। इसके लिए हमको अभी फार्मूला डिराइव करना है, क्लियर। तो मैं आपको रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं वो चीज बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो देखो अभी यहां आप समझो ध्यान से, ये दोनों थीटा एंगल पर है। यहां पर C पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो B को आगे इंक्रीज करने पे D पॉइंट पे C से बनाया हुआ जो नॉर्मल है ये इसको इंटरसेक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसके अनुरूप। आपको वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है सबसे पहले वेक्टर r का। वेक्टर r को क्या बोलते हैं बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर इतनी बड़ी टर्म बार-बार नहीं लिखेंगे, मैं इसको ओनली वेक्टर r ही बोलूंगा, ठीक है। साथ में आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यू हैव टू कैलकुलेट 2 पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब आप देखो, मैं लेता हूं ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में अगर हम देखें बच्चों तो AC स्क्वायर हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये ब्रांच आपकी बेस है, ठीक है। तो ये आपके पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, क्लियर। नाउ AC को आपने क्या पुट किया है, r, वेक्टर r स्क्वायर। AD को आपने क्या पुट किया, AB प्लस BD, AB प्लस BD होल स्क्वायर। देन CD को आपने क्या पुट किया है, CD की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, तो CD को अभी हम एज इट इज CD ही पुट करते हैं, क्लियर। मैं इसको देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन दिस इक्वेशन AB की वैल्यू आपको गिवन है P, बट आपको BD एंड CD की वैल्यू नहीं पता है, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ BD एंड CD। नाउ कंसीडर ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD यहां बच्चों मैं BCD कंसीडर कर रहा हूं, ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है, सामने वाली ब्रांच होती है हाइपोटेनियस और रिमेनिंग ब्रांच जो है वो क्या होगा, बेस। ये परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल, इसके जस्ट सामने होता है हाइपोटेनियस और रिमेनिंग जो ब्रांच थर्ड ब्रांच होती है वो बेस होता है, क्लियर। नाउ AB you have to calculate the value of BD and CD. Now in this triangle
साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ इन दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर is CD, hypotenuse is BC. So now I am writing here CD upon BC. और आपको वैल्यू किसकी चाहिए? CD की. BC गिवन है Q. तो आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. चलो मैं इसको ऊपर लेता हूं, इसको मैं यहां ले रहा हूं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? CD. दिस वैल्यू BC की वैल्यू आपको गिवन है Q. नाउ यू हैव टू राइट दिस वैल्यू हियर. Q sin थीटा इज इक्वल टू CD. क्लियर? सिमिलरली इसी ट्रायंगल BCD में टू कैलकुलेट द वैल्यू BD, cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? हम यहां अगर cos लेते हैं, cos थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है स्टूडेंट? BD एंड हाइपोटेन्यूज इज BC. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन BD इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? BC cos थीटा. क्लियर? BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू गिवन है Q, वेक्टर Q. So now the value of BD is Q cos theta. वैल्यू मिली हमको CD and BD दोनों. Now put these values CD and BD in equation first. हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट. क्या है स्टूडेंट्स? वेक्टर r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हमको? वेक्टर r स्क्वायर इज इक्वल टू AB प्लस BD. AB क्या है? वेक्टर P. नाउ राइट वेक्टर P प्लस BD. BD की वैल्यू क्या मिली आपको? Q cos थीटा. Q cos थीटा और इन पर क्या लगेगा बच्चों? होल स्क्वायर. नाउ यू हैव टू पुट होल स्क्वायर. Then CD square. What is the value of CD? CD is Q sin theta. Now put this value here. Q sin theta whole square. Clear? Now A plus B square value क्या होता है? A square minus P square plus 2AB 2PQ cos theta. 2AB. This one is A and this term is B. So 2PQ cos theta and plus B square. B square क्या होगा? Q square cos square theta. Clear? Now Q sin theta whole square को आप कैसे पुट कर सकते हैं? इसको आप पुट कर सकते हैं Q square sin square theta. ठीक है बच्चों? इजी था. अब हम इस स्टेप को अगर इक्वेशन को देखें ध्यान से तो आपको इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? Q स्क्वायर कॉमन लो तो आपके पास वैल्यू क्या होगी? वेक्टर r स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर एंड रिमेनिंग टर्म इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. नाउ स्टूडेंट्स cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आपने पढ़ा है 10th 9th में पढ़ा है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है. तो ये रिमेनिंग टर्म क्या होगा? वेक्टर r स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर इनटू 1. इसको मैंने 1 छूट किया. अब आप q स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे q स्क्वायर ही आएगा और यहां से स्क्वायर रिमूव कर दो तो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर. This one is the value of vector r. Vector r क्या? Vector r is the resultant vector of vectors p and q when both inclined at an angle theta. हमने क्या किया? हमने इसको आगे इंक्रीज करके c से नॉर्मल इंसिडेंट किया. CD जो B को D पर इंटरसेक्ट करता है. ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके
मल्टीप्लिकेशन की, और ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में याद रखना है। इस पर वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझ में भी आएंगे, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या, वेक्टर b स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। नाउ फ्रेंड्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हमको अब क्या कैलकुलेट करना है, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है। अब बच्चों यहाँ बोलोगे कि सर डायरेक्शन तो दिखती है, ये डायरेक्शन है ऐसे, ये डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन हम फिजिक्स में जब एंगल्स गिवन होते हैं, या एंगल थीटा है, और ये भी मान लो कि ये जो वेक्टर आर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ यानी वेक्टर p के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। फिजिक्स में जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन की बात होती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्शन हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ठीक है उस टर्म में तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो वो वेक्टर क्वांटिटी है वो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है या हॉरिजॉन्टल जो वेक्टर है, जैसे यहाँ p वेक्टर है, इसके साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल के टेंजेंट की टर्म में कैलकुलेट होती है। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने, इन फिजिक्स टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन हमको फाइंड करनी है। देन यू हैव टू फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वेक्टर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट आपको कैलकुलेट करना होगा, वही उसकी डायरेक्शन होगी। इस केस में डायरेक्शन जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से कैलकुलेट होगी, और उसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमको कंडीशंस गिवन होंगी, उस कंडीशन पे बेस्ड हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होगी। न्यूमेरिकल्स में मैं आपको ये चीज और ढंग से क्लियर कर दूंगा, अभी भी हो जाएगा आपको क्लियर। क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन कैसे कैसे पूछी जाती है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, क्लियर। सो नाउ ये आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको आप फटाफट नोट कर लो। मैं अब आपको डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी गिवन वेक्टर की वो वैल्यू बताने जा रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर। यस फ्रेंड्स, नाउ सी, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, तो बच्चों देखो, आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी चार्ट प्रिपेयर करने को बोला था। हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हम जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं उनको आपको एक चार्ट पर नोट करना है, हर टॉपिक के फॉर्मूलेस को। फॉर्मूले नोट होने पर क्या होगा बच्चों, फॉर्मूले नोट होने पे आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी होती है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा और फॉर्मूला वही क्यों लग रहा है, वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। कितनी बार क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन में जो क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करनी होती है, मान लो उसके 4 फॉर्मूले, 4 अलग अलग टर्म है। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, उसका बहुत इजी तरीका है। आप सबसे पहले चार्ट बना के फॉर्मूले याद रखो। याद रखने के बाद में आप जैसे ही क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को लिखो कि यहाँ इसमें क्या वैल्यू गिवन है, अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। 4 में से कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला विल अप्लाई इन द न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चार्ट बना लेना, बना के देखो 5-5 फॉर्मूले डेली अपने स्टडी रूम में टेबल के वहां लगा लो, 5 फॉर्मूलाज डेली स्टडी करो, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे यहाँ आ जाएगा, फिजिक्स आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रटने वाली कोई बात ही नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट पे चलता है, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। और जैसे जैसे आप 11th 12th आगे IIT नीट वगैरह कंपटीशन, बीटेक बीएससी या कोई भी कोर्स करते हैं साइंस का, सब में फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है, पढ़ो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ सी हाउ टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ r। सो फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैंने आपको अभी क्या बताया था, आपको
वो वैल्यू पुट करो और ए बी की वैल्यू तो गिवन है आपको वेक्टर p। सो स्टूडेंट्स tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan अल्फा इज इक्वल टू cd। cd का वैल्यू आपने क्या फाइंड किया था? q sin थीटा, वेक्टर q sin थीटा अपॉन ab। ab की वैल्यू क्या है? वेक्टर p प्लस bd। bd की वैल्यू क्या है? bd की वैल्यू होती है q cos थीटा। ये आपने फाइंड की। क्लियर? tan को मैं उस तरफ ट्रांसफर करता हूं तो क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू के उस साइड राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा? tan इनवर्स। रिमेनिंग टर्म क्या है? q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये जो फॉर्मूला है, ये स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया है, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला, इसको देखो ढंग से, बहुत इजी फॉर्मूला मैंने यहां पर आपको डेराइव करके बताया है। इसमें कोई ऐसी बड़ी टर्म नहीं है जो हमको समझ में नहीं आए। और अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो फॉर्मूला आपको याद हो गया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये जो एंगल है, जो रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ बना रहा है, उस एंगल का टेंजेंट होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? नाउ अब यहां पर हम कुछ डिफरेंट कंडीशंस लेंगे। कंडीशन किसकी? एंगल की। कि एंगल्स की वैल्यू, जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल है p एंड q, जिस एंगल पे इंक्लाइंड है, इस एंगल की वैल्यू पर रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, जो इससे पहला फॉर्मूला मैंने अभी हटाया है, r वेक्टर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर, वो फॉर्मूले और इस फॉर्मूले डायरेक्शन की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, ये चीज हमको समझनी है। क्लियर? नाउ सी फर्स्ट कंडीशन इन स्पेशल कंडीशंस। इनको मैं स्पेशल कंडीशंस में बता रहा हूं आपको। ये कंडीशंस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट गिवन होती है, हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन वेक्टर p and वेक्टर q are parallel to each other, parallel or both are in same direction। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला? दोनों वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में होंगे या फिर पैरेलल होंगे। कैसे? ये वेक्टर p, ये वेक्टर q, दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी और दोनों पैरेलल होंगे। यानी दोनों में एंगल क्या बन रहा है? कोई एंगल नहीं बन रहा है, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ये वेक्टर p एंड दिस वन इज वेक्टर q एंड दोनों में एंगल क्या बन रहा है? 0। क्लियर? तो आपको पैरेलल लिखा हो या सेम डायरेक्शन लिखा हो, ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा। वहां आपको ऐसा नहीं गिवन होगा एंगल 0 मानो, वहां गिवन होगा कि दोनों पैरेलल है या फिर सेम डायरेक्शन में। अब आप इससे पहले जो फॉर्मूला था, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा r, उसका फॉर्मूला आपने क्या स्टडी किया है? स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। ऐसा देखा बच्चों? थीटा क्या है? 0। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, देन यू हैव द वैल्यू वेक्टर p स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 प्लस वेक्टर q स्क्वायर। क्लियर? cos 0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1 यहां पुट करोगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर वैल्यू यही आ जाएगी। आप 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू सेम होगी। और इसको आप क्या पुट कर सकते हैं? p स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 तो 1 हो गया, 1 से ये मल्टीप्लाई हो गई ये टर्म आई प्लस q स्क्वायर। अब यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो मैथमेटिक्स का, जो आपने 8th 9th क्लास में पढ़ लिया था। p स्क्वायर प्लस 2pq
क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है b और b क्या है q, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू रूट ऑफ, फिनिश है ये, p वेक्टर p प्लस वेक्टर q होल स्क्वायर। वेक्टर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p प्लस q, वेक्टर p प्लस q का होल स्क्वायर। ये वेक्टर सम है, नॉर्मल सम नहीं है, ठीक है। लास्ट स्टेप में वहां लिख रहा हूं, देन वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, r की वैल्यू किसके इक्वल, p प्लस q। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। इट इज वेक्टर एडिशन, बार बार मैं वेक्टर एडिशन बोल रहा हूं, इट इज नॉट नॉर्मल मैथमेटिकल सम। 2 + 3 = 5 नहीं है, ये अलग चीज है बिल्कुल। कैसे है न्यूमेरिकल में बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल याद रखो। इसका मीनिंग क्या है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन जो 2 वेक्टर्स है उन दोनों के, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर सम के इक्वल है। यानी कि जो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r, उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो यहां पर वेक्टर r इज इन द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स p एंड q, दोनों की डायरेक्शन सेम है, r की डायरेक्शन भी वही होगी। ये ठीक उस तरीके से जैसे मान लो कि यहां कोई चेयर रखी है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं और एक और कोई दूसरा कैंडिडेट है वो भी फोर्स लगा रहा है, हम दोनों फोर्स इधर लगा रहे हैं, चेयर कहां जाएगी, चेयर भी इधर जाएगी। तो जो रिजल्टेंट फोर्स यहां लगा, हम दोनों का अलग अलग जो फोर्स था उसका रिजल्टेंट फोर्स है वो फॉरवर्ड है, हमारा फोर्स फॉरवर्ड है तो वो भी फॉरवर्ड ही होगी। तो यहां पर भी वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर p प्लस वेक्टर q, दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। क्लियर। इसको आप अगर डायरेक्शन को और समझना चाहें, यहां थीटा 0 रखो, यहां थीटा 0 रखोगे, sin 0 क्या होता है, 0, एंगल 0 ही माना है आपने, यहां 0 रख दो, sin 0 0 होता है। अब ये पूरी टर्म 0 हो गई, अब यहाँ नीचे कुछ भी हो, यहाँ बोलिए नॉन 0 टर्म है, ऊपर 0 आ गया तो उसका आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। और tan इनवर्स 0, tan में 0 किसकी वैल्यू होती है पता है, tan 0 की ही वैल्यू होती है, tan 0 की वैल्यू आपके पास में 0 ही होती है, यानी कोई डायरेक्शन नहीं, 0 डिग्री यानी सेम डायरेक्शन। तो आप एंगल रख के भी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। कंडीशन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब भी लिखा होगा व्हेन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल और इन सेम डायरेक्शन, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना है, ये करोगे अप्लाई तो इतनी सारी स्टेप अननेसेसरी रिपीट करनी होंगी, टाइम वेस्ट होगा, सीधा ये अप्लाई करना है, डायरेक्शन r इज इन द डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर्स ही लिखना है, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। नाउ सी कंडीशन नंबर 2, सेकंड कंडीशन। इन सेकंड कंडीशन इन कंडीशन नंबर 2 मैं बच्चों इसको रिमूव कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, पॉज करके देख लेना उसको, ठीक है। अब देखिए कंडीशन सेकंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अब थीटा 90 डिग्री का मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। व्हिच वेक्टर्स, वेक्टर p and q आर परपेंडिकुलर फ्रॉम ईच अदर। सो इन दिस केस ये p and q कैसे होंगे, ये है वेक्टर p एंड वेक्टर q,
दोनों में एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r, जो यहाँ P से एंगल बना था अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वेक्टर r इज इक्वल टू रूट ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं p स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 प्लस वेक्टर q स्क्वायर। नाउ cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, so you have to put 0 here. Then the remaining term is vector r is equal to vector p square plus 2 vector pq cos 90 is 0 plus q square. Clear? ये टर्म आपकी पूरी 0 हो चुकी है। Then your final expression will be p square plus q square only. ये तो 0 हो गया आपका, 0 से मल्टीप्लाई होकर इसको आप रिमूव कर देंगे, तो इस स्टेप में रिमेनिंग टर्म क्या होगा, वेक्टर r is equal to square root of p square plus q square. It is the expression of magnitude of resultant vector r when both vectors p and q incline perpendicular to each other or normal to each other. दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, मैंने जो बोला वो चीज यहाँ लिख देता हूँ। If vector p and q are perpendicular or normally to each other, perpendicular to each other, दोनों में एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब मैं डायरेक्शन भी बता दूं आपको। डायरेक्शन का फॉर्मूला आपने क्या स्टडी किया था, अभी आपने देखा था डायरेक्शन का फॉर्मूला, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये पढ़ा था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको थीटा क्या पुट करना है 90 डिग्री, पुट करो 90, मैं यहां सीधा पुट करता हूं sin 90 cos 90। अच्छा sin 90 की वैल्यू क्या होता है 1 पुट करोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स q मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन p प्लस q cos 90 का वैल्यू होता है 0। मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें sin cos tan cot cosec sec वगैरह सबकी वैल्यू होगी। ज्यादा वैल्यूज 90% केस में फिजिक्स में sin cos tan की वैल्यू यूज होगी, sec cosec cot बहुत रेयर केस में, 90 क्या आप मान लो 95% केसेस में ये यूज होता है। अब इनकी वैल्यू हम शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो तो आपने मैथ्स में भी देखा है। शॉर्ट मेथड से बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक जस्ट इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं वही बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरा, और यूट्यूब चैनल को अपना प्यार दो, लाइक और शेयर करो अदर स्टूडेंट्स तक, तो सब बच्चे अच्छे से इन चीज़ों को समझे, क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री की, sin cos tan sec cosec वगैरह इन सब की वैल्यू कैसे हमको याद रखनी। क्लियर? नाउ सी, यहां आप इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, रिमेनिंग टर्म क्या होगा बच्चों q, वेक्टर q अपॉन वेक्टर p। देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया वेक्टर q, वेक्टर p एज इट इज, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, 0 हमने रिमूव किया। इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r व्हेन वेक्टर p and q are perpendicular to each other or at 90 डिग्री। क्लियर? अब केस नंबर 3, लास्ट केस वो हम देखेंगे। आपको बच्चों न्यूमेरिकल्स में जब भी 90 डिग्री गिवन होगा तो इस वैल्यू पर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई करना है। यहाँ एंगल वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, ये यहीं पर आके आपको फिनिश करेगा। टाइम और स्टेप दोनों इंक्रीज होंगे, वो नहीं करना है हमको, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्शन में वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ से नहीं चलना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? थर्ड केस, थीटा इज 180 डिग्री। नाउ व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, देन इसका मीनिंग क्या है, वेक्टर p ऐसे है तो वेक्टर q ऐसे है, यानी दोनों एंटी पैरेलल है इस टाइप से, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है इस टाइप से। समझ रहे हैं बात को? जो मैंने 0 डिग्री वाली कंडीशन ली थी
फर्स्ट इससे पहले, उसका पूरा अपोजिट कंडीशन, वही डायग्राम में सेकंड टाइप से बना रहा हूं। ये वेक्टर P है एंड ये वेक्टर Q है और दोनों में एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री का। ये दिख रहा है आपको एंगल, थीटा की वैल्यू क्या है 180। तो इसका मीनिंग क्या है, P एंड Q आर ऑपोजिट टू ईच अदर। वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर ऑपोजिट टू ईच अदर, या इसको हम एंटी पैरेलल भी बोलते हैं बच्चों। ऑपोजिट कंडीशन को आप एंटी पैरेलल भी बोलते हैं, यानी पैरेलल का रिवर्स केस। ये जैसे वेक्टर B है तो ये वेक्टर Q है। अब दोनों में एंगल क्या बन रहा है 180, दोनों पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है, तो दोनों में एंगल जो बन रहा है कितना बन रहा है बच्चों 180 डिग्री का एंगल है। क्लियर? नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज, कहां पुट करोगे, इसको आप पुट करोगे एक तो रिजल्टेंट वेक्टर के फॉर्मूले में यहां पर और डायरेक्शन वाले फॉर्मूले में यहां पर एंगल को। ठीक है, तो मैं एंगल पुट करता हूं यहां, तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपके पास वैल्यू होगा, वेक्टर r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 प्लस q स्क्वायर। क्लियर? cos 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों -1। cos 180 की वैल्यू cos 0 की वैल्यू के नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। cos 0 क्या होता है 1, cos 180 क्या होगा -1। पुट दिस वैल्यू हियर, देन you will find the value vector r is equal to vector p square plus 2pq cos 180 is -1 plus vector q square। क्लियर? -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर हो जाएगा माइनस और 1 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म आएगी। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला बन रहा है जो आपने cos 0 में पढ़ा था a plus b का स्क्वायर, वो यहां बन रहा है a minus b का स्क्वायर। a minus b का स्क्वायर क्या पढ़ा था 8th 9th क्लास में पढ़ा था, a स्क्वायर minus 2ab plus b स्क्वायर, वही टर्म देखो ये a है और q भी है। p स्क्वायर minus 2pq plus q स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, p minus q का होल स्क्वायर, वेक्टर p minus वेक्टर q का होल स्क्वायर। Then you have to write vector r is equal to vector p minus vector q का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है तो इससे ये कैंसिल होगा, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला जो यहाँ पर रिमेनिंग होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, ये आपको समझ में आ गया है। थर्ड केस लास्ट केस है 180 डिग्री, इसके बाद न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर आप इससे आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लिया आपने, स्क्रीनशॉट लेके उसको ढंग से समझना है आपको। नाउ ये वैल्यू हमने जब यहाँ पुट की तो आपको रिमेनिंग टर्म क्या मिलेगी, वेक्टर r इज इक्वल टू p minus q, p minus q, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये वैल्यू क्या होगा p minus q। क्लियर? ये बच्चों p minus q की जगह q minus p भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा और कब होगा वो डिपेंड करेगा इनमें से जो वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, p एंड q, इन दोनों में से जो वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, यहाँ मैंने p को ज्यादा माना है, q को कम लेंथ का माना है, p की लेंथ ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, q की लेंथ थोड़ी कम है, मींस मैग्नीट्यूड कम है, लेंथ ही मैग्नीट्यूड को शो करती है, तो इसलिए ये p minus q आ रहा है। इन केस इफ द magnitude of q is greater than magnitude of p, then you have to write the expression vector r is equal to vector q minus vector p। ये उस केस में अप्लाई नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक ही बात है। क्लियर? नाउ डायरेक्शन, डायरेक्शन के केस में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर r, बच्चों डायरेक्शन के केस में आपके पास क्या होगी वैल्यू, ये डायरेक्शन 90 डिग्री का था, इसको मैं हटा देता हूं, अब इसका कोई यहाँ रोल नहीं है, ये 180 हमारा चल रहा है जो भी करंट टॉपिक, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो डायरेक्शन में बच्चों क्या होगा,
रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन, आपने फॉर्मूला पढ़ा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा, वेक्टर q sin थीटा अपन वेक्टर p प्लस q cos थीटा। क्लियर? नाउ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा, q वेक्टर जो भी होगा बट एंगल हमको पता है sin 180। नाउ वेक्टर p प्लस q वेक्टर q cos 180। नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स sin 180 की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, sin 180 की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास q मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन p प्लस cos 180 की वैल्यू क्या होता है, cos 180 की वैल्यू होता है -1। अब यहां पर 0 आ गया तो ये टर्म मल्टीप्लाई हो गया 0 ही होगी, और 0 होगा तो आप नीचे नॉन जीरो टर्म को 0 में डिवाइड करोगे आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan में 0 किसकी वैल्यू है, tan 0 ही 0 होता है, ठीक है। तो आप यहां पर इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 0 डिग्री, यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, इनमें से जो ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में होगी। इसका मीनिंग ये निकल रहा है। आप चाहो तो इसको मत सॉल्व करो, 180 मत रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जो थीटा 180 रखा। डायरेक्शन जैसे पूछते हैं आप डायरेक्शन के केस में क्या लिखोगे, सीधा एक लाइन लिखोगे डायरेक्शन के केस में। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया था पहले। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर के केस में आप सीधा एक टर्म लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर along the vector having greater magnitude। इनमें से जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन। समझ में आई बात आपको, यानी p की डायरेक्शन ऐसे, q की डायरेक्शन ऐसे। अब दोनों में से p का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर r होगा उसकी डायरेक्शन भी फॉरवर्ड ही होगी। लेकिन मान लो अगर q का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो जो r होगा उसकी डायरेक्शन q की डायरेक्शन के अलोंग होगी। बहुत इजी है ये, सीधा इसी तरीके से जैसे कुर्सी रखी उसको एक स्टूडेंट इधर से पुल कर रहा है, एक इधर से पुल कर रहा है, इधर वाला ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो कुर्सी इधर जाएगी, इधर जाएगी, बस वही बात है। और इधर वाला लगा रहा है तो उधर जाएगी, बस वही बात है, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आया आपको, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी टॉपिक, इतना कोई डिफिकल्ट तो था नहीं इसमें। स्टेप्स आपको याद रखनी, स्टेप्स पे चलना है। न्यूमेरिकल्स में आपको ये वैल्यूज डायरेक्ट याद रखनी है, 0 डिग्री 90 और 180 है, और डायरेक्शन की वैल्यूज का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। दोनों वेक्टर फर्स्ट केस में सेम डायरेक्शन में होने पे r की डायरेक्शन भी दोनों के अलोंग होती है। परपेंडिकुलर में होता है tan इनवर्स q अपॉन p, सेकंड केस जो अभी मैंने यहाँ से हटाया। और थर्ड केस में अभी आपको बताया जिस वेक्टर की डायरेक्शन जो मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा उसके अलोंग होगा रिजल्टेंट वेक्टर r की डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में, इट इज काइनेमैटिक्स पार्ट 4। इस आप में से जो भी स्टूडेंट आज का लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहले के 3 लेक्चर्स को देखो तो ये अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखते हुए चलें। क्लास 11 मैक्सिमम मेजर पार्ट बोर्ड का ही पढ़ाऊंगा जो आपका सिलेबस में है, और कुछ टॉपिक से कुछ जो अच्छे टॉपिक जहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन बनते ही हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आईआईटी नीट के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। लेकिन हमारा फोकस बोर्ड पे रहेगा ज़्यादा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये लेक्चर 11th क्लास रनिंग स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। कहीं हम साथ में क्वेश्चन लेते रहेंगे कंपटीशन के, आपको मैं बताता रहूँगा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कंपटीशन आईआईटी नीट, एम्स, जेट, आईसीएआर जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में। क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। अब नेक्स्ट क्लास जो न्यूमेरिकल्स वाली होगी उसको
देखने से पहले यहाँ तक कंप्लीट कर लो अच्छे से, तो आपको सारी चीजें क्लियर रहेगी। ठीक है, तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले अगेन मेरा जो यूट्यूब चैनल है फिजिक्स बाय अमित खंडेलवाल सर उदयपुर, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाला बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना ही चाहिए, जैसे कि हम फेसबुक वगैरह पे भी करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ। उससे हमको दूसरे जो टीचर्स वगैरह होते हैं उनको अप्रिसिएशन मिलता है, उनको पता चलता है कि हाँ हमारा जो कंटेंट है वो बच्चों को पसंद आ रहा है और वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, और अदर स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, जो भी दूसरे बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं दूसरे स्कूल्स के जहाँ के भी हो, तो ये कंटेंट अभी आप घर बैठे अच्छे से समझें, आपकी प्रिपरेशन आगे अच्छे से हो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।